डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 10। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह है कि हम अपने घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करते हैं, है ना। टेलीविजन, मोटर पंप, फैन, बल्ब, ठीक है। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम यूज करते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम अपने घरों में यूज करते हैं वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं सर्किट में, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं या फिर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि कनेक्शन कैसा होता है और बेहतर कनेक्शन कौन सा होता है। सीरीज में हम कनेक्ट करें अप्लायंसेस को वो बेहतर होता है या फिर पैरेलल में कनेक्ट करें वो बेहतर होता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। कैसा होना चाहिए, सीरीज और पैरेलल। सीरीज होना चाहिए या फिर पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये सोर्स ऑफ वोल्टेज है, सोर्स ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ वोल्टेज कहने का मतलब ये जनरेटर हो सकता है, ठीक है। कोई डायनमो हो सकता है, ठीक है, या फिर बैटरी हो सकता है ना। तो सोर्स ऑफ वोल्टेज है, ठीक। यहां से हम दो वायर लेते हैं या फिर मेंस से हम जो सप्लाई खींचते हैं अपने घरों में, है ना, जो बिजली के खंबे होते हैं, पोल होते हैं, वहां से जो तार हम दो लाते हैं, तो जहां से दो तार हम कनेक्ट करके लाते हैं ना, उसको भी हम बोलेंगे सोर्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है, या उसी को सप्लाई लाइन भी कहा जाता है। तो वहां से दो वायर हम खींच के लाते हैं, ठीक है। तो ये दो वायर लाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम एक बल्ब यहां कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे आगे एक बल्ब हम यहां कनेक्ट कर देते हैं, इससे आगे एक फैन हम यहां कनेक्ट कर देते हैं, इससे आगे ले जाकर के, है ना, एक टेलीविजन यहां कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से सारे अप्लायंसेस को, है ना, ये बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया, फैन हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर और भी जितनी भी चीजें, सबको मान लिया हमने कि सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब सीरीज में कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, एक यहां पे स्विच लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अगर हम इस स्विच को ऑफ कर दें तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करना बंद कर देंगी, है ना, क्योंकि करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। एक ही पाथ है करंट के जाने का, तो सारा अप्लायंस क्या कर देगा, काम करना बंद कर देगा। अगर हम इसको ऑन कर दें, ठीक है, स्विच ऑन कर देंगे तो सबके सब चालू हो जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो ये, इसे आप मेरिट समझें या डिमेरिट समझें, बट जनरल लाइफ में ये डिमेरिट है ना, क्योंकि एक साथ हमें सबको चालू करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, ठीक है, कि एक ही साथ हमारा बल्ब भी चल रहा हो, फैन भी चल रहा हो, टेलीविजन भी चल रहा हो, ठीक है, और भी अप्लायंसेस लगे हो, सबके सब तो एक साथ चलता नहीं है ना। कभी जरूरत हुआ कि खाली बल्ब जले, टीवी बंद रहे, कभी जरूरत हुआ कि बल्ब और फैन चले, टीवी बंद रहे, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें सबको, ठीक, तो पहली प्रॉब्लम ये खड़ी होती है, ठीक है, कि एक स्विच से हम सबको ऑपरेट कर सकते हैं, अलग अलग सबको ऑपरेट नहीं कर सकते। अब दूसरी प्रॉब्लम देखिए क्या है, अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो, ठीक है। देखिए, मान लीजिए ये वाला बल्ब है, इसका अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा 10 ओम, इस बल्ब का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा 10 ओम, इस फैन का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा 60 ओम, इसका टेलीविजन का कुछ ना कुछ होगा। अब क्या होता है, ये सब के सब किस तरह से कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है ना, क्योंकि सबसे सेम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब जब ये सब सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे तो, ठीक है। अब जब ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा,
उसमें करंट बहुत कम फ्लो होने लगेगा, सबको बहुत कम करंट मिलेगा। जब कम करंट मिलेगा तो ये इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, है ना। जितनी इसकी कैपेसिटी है काम करने की, उस कैपेसिटी से ये कम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी डिमेरिट हो गई अगर हम एप्लियंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो, ठीक है। तीसरी डिमेरिट इसकी क्या है कि मान लीजिए सोर्स से हमें 200 वोल्ट मिल रहा है। वैसे जनरली हमारे घरों में मेन से जो सप्लाई आता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट होता है, ठीक। अब ये जो 220 वोल्ट हमें मेन से सप्लाई मिलता है, ये सब शेयर कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। ये 20 वोल्ट ये शेयर कर लिया, 20 ये शेयर कर लिया, है ना। सब थोड़ा थोड़ा वोल्टेज शेयर कर लेंगे। तो जब वोल्टेज इनके बीच में शेयर हो जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है थोड़ा थोड़ा सब जगह ड्रॉप हो जाएगा, तो सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस और सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है सीरीज कनेक्शन का, ठीक। तो अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो ये सब प्रॉब्लम्स साथ में आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं डिसएडवांटेजेज ऑफ सीरीज सर्किट, ठीक है। पहली ड्रॉबैक क्या है, ऑल द appliances have a common switch and hence each appliance can't be operated separately, ठीक है। सारे अप्लायंसेस के पास एक ही कॉमन स्विच होता है, तो सबको हम सेपरेटली ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सबसे पहला डिमेरिट है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा ये है कि अगर एक खराब हो गया, एक बल्ब मान लीजिए खराब हो जाता है, ठीक है, तो भी सर्किट ब्रेक कर जाता है और सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा ड्रॉबैक क्या है, इफ one of the appliances gets damaged, then all the other appliances stop working। एक भी एप्लियंस अगर डैमेज होता है तो बाकी सारे काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तीसरा इसका ड्रॉबैक मैंने आपको क्या बताया, सोर्स वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस समझना आपको, ठीक है। सोर्स वोल्टेज इज shared by each appliance and hence no any appliance get sufficient वोल्टेज, किसी भी एप्लियंस को सफिशिएंट वोल्टेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो सोर्स वोल्टेज होता है वो सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। एक और पॉइंट है इसके बारे में,
appliances in series becomes too large and hence low current flow in the circuit. ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए बहुत कम करंट फ्लो होने लगेगा, है ना। तो डिवाइसेस जो है वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी सीरीज सर्किट का एक डिमेरिट है। ठीक, तो ये था स्टूडेंट सीरीज सर्किट के बारे में। डोमेस्टिक सर्किट अगर आप सीरीज रखेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसके फायदे क्या हैं, तो जबरदस्ती आपको फायदे गिनाने होंगे। क्या फायदा आप गिनाओगे इसके? जबरदस्ती यही गिनाओगे कि एक ही स्विच से सबको ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, एक ही बस फायदा है, इसके अलावा तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक, चलिए तो अब हम देखते हैं फिर कैसा होना चाहिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर सीरीज के इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं तो क्या पैरेलल के एडवांटेजेस हैं क्या? तो आइए हम लोग देख लेते हैं पैरेलल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए पैरेलल में क्या है, मैं आपको थोड़ा एक विजुअलाइज करा देता हूं। ये एक इलेक्ट्रिक पोल है। ठीक, इस पोल में क्या होता है, वायर इस तरीके से आता है। ठीक, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, दो कनेक्शन ले जाते हैं, है ना। एक लाइव वायर से ले जाते हैं और एक न्यूट्रल वायर से हम लोग ले जाते हैं। ठीक है, इसी सिस्टम को भी हमने इस तरह से ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है, असल में ये जो था ये क्या था, ये एक पोल था और वहां तक जो कनेक्टिंग वायर्स आते हैं वो था। ठीक है, या अगर कभी कभी जनरेटर से भी हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर लेते हैं, तो ये सोर्स वो भी रिप्रेजेंट करता है। तो खैर इसके बारे में ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये दो वायर लाते हैं। ठीक है, अब मैं इन्हीं दोनों को ये दो से दिखा रहा हूं। ठीक, तो चलिए देखिए क्या है कि अगर हम इस तरह से कनेक्ट करें, एक क्या करेंगे, एक यहां से कनेक्ट करके, चलिए यहां पर हम एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, और यहां पर एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ले जाएंगे, फिर आगे हम यहाँ पे एक फैन कनेक्ट कर देंगे, फिर यहां पर हम एक स्विच लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या करेंगे हम लोग, आगे जा करके अगर हम टेलीविजन वगैरह को कनेक्ट कर दें, ठीक है, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर कुछ भी कनेक्ट कर दें, यहां पर भी हम एक स्विच लगा दें। तो अगर इस तरह से हम कनेक्ट करेंगे तो ये पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहां से सोर्स से अगर हमें 220 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, तो देखिए यहां से यहां तक तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां से यहां तक भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब इन दो पॉइंट के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है हमको, 220 वोल्ट। ठीक, यानी इस वाले बल्ब को 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, जो कि सफिशियंट है ना, इसे चलने के लिए जितना चाहिए उतना है। ठीक है, इसी तरह देखिए यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट ही है। फिर इसके आगे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको भी मिलेगा 220 वोल्ट। तो पहला फायदा ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का कि सारे एप्लियंसेस को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ठीक है, अब दूसरा बेनिफिट इसका क्या है, मान लेते हैं चलिए ये बल्ब खराब हो गया। ठीक, ये बल्ब जो है वो मान लेते हैं कि फ्यूज कर गया, यहाँ बीच से इसका फिलामेंट जो है वो सपोज करो ब्रेक कर गया, तो खाली यही बल्ब जलना बंद होगा, क्योंकि इसका अभी भी सर्किट कंप्लीट है ना। इस वाले फैन का सर्किट देख सकते हो कंप्लीट है ना, तो ये काम करता रहेगा। तो दूसरा बड़ा फायदा ये कि अगर एक एप्लियंस वर्क करना बंद कर देता है तो अदर एप्लियंसेस पे इसका कोई असर नहीं होता है। ठीक, तो
ये दूसरा इसका बड़ा फायदा है। तीसरा देखिए क्या है कि इन सब का जो रेजिस्टेंस है ना, जैसे इसका रेजिस्टेंस हो गया, इसका रेजिस्टेंस, इसका मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस जो है वो, चलिए मान लेते हैं 15 ओम है, इसका मान लेते हैं कि 30 ओम है, और इसका भी मान लेते हैं कि 30 ओम है। तो ये रेजिस्टेंसेस किस तरह से कनेक्टेड हैं? ये सब तो पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल का जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या मिलता है हमें? पैरेलल वाले का रिजल्टेंट तो कम आता है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप ये फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो, 1/RP इक्वल टू, तो 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1 ये भी हमने 30 ही ले लिया, तो कितना आने वाला है? सबका एलसीएम 30 आएगा। यहाँ पे 2 + 1 + 1 दैट इज 4/30। रेसिप्रोकल करो आरपी का, 1/RP का रेसिप्रोकल तो आएगा 7.5 ओम। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी क्या होता है पूरे पाथ का? बहुत कम हो जाता है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो इसमें करंट बड़े इजीली और आराम से फ्लो होता है, और सारे डिवाइसेस जो है वो एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेजेज है अगर हम एप्लियंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करें। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि घरों के लिए कैसा सर्किट बढ़िया होता है, सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम एडवांटेजेस लिख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट। पहला फायदा क्या है? इफ one of the appliance gets damaged, then other appliances keep working. ठीक है, दूसरे एप्लियंसेस काम करना चालू रखते हैं। ठीक है, पहला फायदा ये। दूसरा क्या है? ईच एप्लियंस गेट सेम वोल्टेज, सबको सेम वोल्टेज मिलता है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एंड हेंस दे वर्क प्रॉपरली, इसलिए वो ढंग से काम भी कर लेते हैं। ठीक है, सारे अप्लायंसेस। तीसरा इसका क्या है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? बहुत कम हो जाता है ना। ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द appliances connected in parallel is simply लिख दो low, and hence current flows easily through them. करंट फ्लो इजीली, बस इतना ही रहने दो। ठीक है, ये इसका तीसरा फायदा होता है। ठीक है, इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है, और वो ये है कि इसमें क्या है, हर इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को सेपरेटली चलाया जा सकता है ना। जब हम ये स्विच ऑन करेंगे तो खाली ये वाला बल्ब जलेगा, है ना, बाकी सब चाहे तो बंद रख सकते हैं। ठीक है, जब ये मर्जी हो तो ये जलाएंगे, जब ये मर्जी हो तो ये जलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एप्लियंसेस को सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है,
appliances can be operated independently. ठीक है, इंडिपेंडेंटली इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हो गए पैरेलल सर्किट के। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या है हम लोग इसको समझेंगे, बट इससे पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, पावर क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए हम पावर को समझेंगे बड़ा सिंपल एग्जांपल से। ठीक है, मान लेते हैं यहां पे ये एक रूफ है, रूफ 1। ठीक, और ये एक दूसरा रूफ है, रूफ 2। ठीक, यहाँ पे कुछ मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, और उतना ही बड़ा मटेरियल यहाँ भी रखा हुआ है। ठीक है, जितना हाइट इस रूफ का है ना, उतना ही हाइट इस रूफ का भी है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक मजदूर को बुलाते हैं, मजदूर ए को। ठीक है, और उसे कहते हैं कि तुम इस मटेरियल को यहां से उठा के यहां पे रख दो। ठीक, तो मजदूर ए क्या करता है, इस मटेरियल को उठाता है। ठीक है, और यहां पहुंचा देता है। ठीक, तो यहां तक पहुंचाने में उसने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। मान लेते हैं उस मजदूर ने वर्क किया 100 जूल। ठीक है, और उसे यहां से यहां तक इस मटेरियल को पहुंचाने में कुछ टाइम भी लगा होगा। टाइम मान लेते हैं उसको लगा 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 सेकेंड में वो मटेरियल को यहां से यहां पहुंचा दिया। ठीक, अब एक दूसरे मजदूर बी को बुलाया जाता है और उसको भी वही काम दिया जाता है कि आप इस मटेरियल को उठा करके इस रूफ पे रख दीजिए। सेम हाइट है और उतना ही बड़ा मटेरियल है, तो ये भी इसको उठा के यहां पहुंचाएगा। तो भाई इसने भी उतना ही काम किया होगा, है ना, इसने भी वर्क तो उतना ही किया होगा। कितना, 100 जूल, क्योंकि मटेरियल सेम है और छत की हाइट भी सेम है। लेकिन इसने कुछ टाइम जो लिया वो ज्यादा था, है ना, इसने मान लो 10 सेकेंड टाइम ले लिया ये काम करने में। ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि क्या ए ने जो काम किया और बी ने जो काम किया उसमें कुछ फर्क था कि नहीं था, है ना, और क्या कुछ सिमिलरिटी भी थी दोनों के काम में। तो यस, सिमिलरिटी ये थी कि ए ने जितना काम किया बी ने भी उतना ही काम किया। ठीक, लेकिन ए ने वही काम करने के लिए 5 सेकेंड लगाया और बी ने वो काम करने में 10 सेकेंड लगाया। तो हम कहेंगे कि ए की पावर ज्यादा है ना, ए का पावर ज्यादा है क्योंकि इसने 100 जूल वर्क 5 सेकेंड में कर दिया। ठीक है, और बी का पावर कम है ना। देखिए बी ने काम कम नहीं किया है, काम तो उसने भी 100 जूल ही किया है, उसने भी मटेरियल को उठा के रूफ तक पहुंचाया है, काम तो बराबर किया है, लेकिन उसने काम का जो रेट है, काम करने का जो रेट है वो स्लो है। उसने काम धीरे धीरे किया, है ना, 10 सेकंड में ये काम किया, तो हम बोलेंगे बी की पावर कम है। ठीक है, तो पावर क्या होता है, वर्क करने का रेट होता है वो, है ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का रेट है, किस रेट से आपने काम किया। अगर आप काम फास्ट करते हो तो कहेंगे आपका पावर ज्यादा है, और अगर काम आप धीरे धीरे करते हो तो हम कहेंगे उसका पावर कम है। ठीक है, तो पावर का ये मतलब होता है ना, किस रेट से काम होता है, दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक, अब हमें यहां पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उससे जो वर्क होता है उस वर्क के रेट को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर इज
power is defined as the work done per unit time, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर, ठीक, इलेक्ट्रिकल वर्क डन या सिंपली केवल लिखो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, वर्क डन बाय टाइम। तो पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एक तो डेफिनेशन ये हो गई, दूसरा है द रेट at which electrical energy is consumed is called electric power, ठीक है। जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यहां भी फॉर्मूला वही होगा, पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला में वर्क डन बाय टाइम भी लिख सकते हो, एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ठीक है, और इसे हम कैपिटल W से दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट जो है वो वाट होती है। चलिए अब हम एक वाट को डिफाइन करते हैं और उसे डिफाइन करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं ये भी समझ लेते हैं, ठीक। तो एक वाट को डिफाइन करने से पहले एक चीज हम यहां समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब 1, और ये हमारे पास दूसरा बल्ब है, बल्ब 2, ठीक। अब इन दोनों बल्ब को ग्लो करने के लिए, है ना, इन दोनों बल्ब को जलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं बल्ब 1 को मैं 10 सेकेंड तक जलाता हूं, ठीक। तो 10 सेकेंड तक इसको जलाता हूं, तो इसे जलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज होती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज होती है वो मान लेते हैं 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, ठीक। तो पावर कितना हो गया इस बल्ब का, तो पावर इक्वल टू हमने क्या देखा, एनर्जी बाय टाइम। तो 100 जूल हमने एनर्जी खर्च की 10 सेकेंड्स में, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 जूल पर सेकेंड, और इस जूल पर सेकेंड को ही हम वाट कहते हैं। तो इसका पावर कितना हो गया, 10 वाट हो गया, ठीक। अच्छा, अब मेरे पास एक और बल्ब है, ये ज्यादा रोशनी करती है, ठीक है, इससे ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट ये देता है। तो इसे भी अगर हम 10 सेकेंड तक ही चलाना चाहें, ठीक है, पर ये ज्यादा रोशनी देने वाली है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ ज्यादा खर्च होने वाली है, ठीक है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे 200 जूल खर्च हो रही है, तो इस बल्ब का पावर कितना हो गया, एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। तो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 200 जूल, कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में। तो डिवाइड होकर क्या आएगा, 20 जूल पर सेकेंड, यानी कि इसका पावर हो गया 20 वाट, ठीक। तो अब हम क्या देखते हैं कि अगर मुझे किसी बल्ब में लिखा हुआ मिले, है ना, आमतौर पर आजकल एलईडी बल्ब यूज होता है ना, लाइट एमिटिंग डायोड, उसमें लिखा रहता है ना 9 वाट। तो 9 वाट लिखा हुआ, इसका क्या मतलब हम समझते हैं। तो 9 वाट का मतलब ये हो गया 9 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 9 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है।
उसका एनर्जी कंज्यूम करने का जो रेट है वो 9 जूल पर सेकेंड है, तो वही उसकी पावर हो गई। ठीक, तो फिर किसी चीज की एनर्जी 1 वाट कब होगी, तो जब वो 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करे। ठीक है, तो 1 वाट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, है ना। देखिए पावर इक्वल टू क्या है, एनर्जी बाई टाइम या वर्क डन बाई टाइम। ठीक, तो पावर अगर मुझे 1 वाट चाहिए तो इसका मतलब है कि 1 जूल वर्क होना चाहिए 1 सेकेंड में। ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगा 1 वाट, क्या कहेंगे, द पावर ऑफ अ डिवाइस is said to be 1 watt if it consumes 1 joule energy in 1 second। ठीक है, अगर एक डिवाइस 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है तो हम कहेंगे उस डिवाइस का पावर 1 वाट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक और चीज समझ लें कि हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं जिनमें पावर लिखा हुआ रहता है ना। आमतौर पर एलईडी का तो हम देखते हैं 9 वाट होता है। जो फैन वगैरह हम यूज करते हैं ना अपने घरों में, वो अप्रोक्सीमेटली 80 टू 100 वाट का होता है। ठीक है, 80 टू 100 वाट का होता है। रेफ्रिजरेटर वगैरह जो यूज करते हैं हम लोग, है ना, रेफ्रिजरेटर, तो अप्रोक्सीमेटली 500 वाट से लेके 1000 वाट तक होता है। ठीक है, 500 से 1000 वाट तक हो सकता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, उसकी पावर रेटिंग होती है कुछ 1000 वाट से लेकर के 2000 वाट तक। ठीक है, तो ये जो पावर दिया हुआ रहता है, इससे हमें ये समझना है कि अगर किसी मोटर का पावर 2000 वाट है, इसका मतलब ये है कि उस मोटर को अगर हम 1 सेकेंड तक चलाएंगे तो वो 2000 जूल एनर्जी कंज्यूम करने वाली है। ठीक है, ये इसका मतलब होगा। अगर किसी रेफ्रिजरेटर का पावर 500 वाट है तो इसका मतलब समझ लेना है कि 1 सेकेंड अगर हम उसे ऑपरेट करेंगे तो वो 500 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगी। ठीक है, बट इन सबकी एक शर्त है कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 220 वोल्ट होना चाहिए, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इतना मिलना चाहिए तभी ये 1 सेकेंड में 2000 जूल कंज्यूम करेगा। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस कम रहा तो फिर, हालांकि इसका पावर 2000 वाट है लेकिन ये इस पावर से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम करने के लिए इस रेट से इसको एनर्जी भी मिलनी चाहिए, है ना। और इस रेट से एनर्जी तभी मिलेगी जब पोटेंशियल डिफरेंस ये रहेगा 220 वोल्ट। ठीक है, खास करके इंडिया के लिए, इंडिया में जो एप्लियंसेस है उनको इसी वोल्टेज पे डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अदर कंट्रीज पे कम वोल्टेज पे भी डिजाइन किया जाता है डिवाइस को, है ना। चलिए इस पे हम थोड़ा सा आगे और डिटेल से बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम पावर के बारे में और डिटेल से जाने, चलिए पावर के कुछ फॉर्मूले को हम देख लेते हैं कि पावर किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है पावर को। ठीक है, तो अभी हमने देखा पावर इक्वल टू, हमने देखा वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, तो पावर के और कौन कौन से एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पावर इक्वल टू हम लोग देखते हैं। देखिए वर्क डन इक्वल टू आपने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज होता है। ठीक, तो यहां से आप एक वर्क डन का एक्सप्रेशन पा सकते हो V इंटू क्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से W को रिप्लेस कर देंगे, किससे, वर्क डन को रिप्लेस कर देंगे V इंटू क्यू से, है ना। ये हटा करके ये लिख देंगे बाई T। ठीक, अब आपने ये भी देखा होगा कि Q बाई टी इक्वल टू एक फॉर्मूला हमने सीखा था, है ना। I इक्वल टू क्या था, Q बाई टी, ये हमने देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, Q बाई टी को रिप्लेस कर देंगे किससे, I से। तो पावर निकालने का एक फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट।
ठीक है, इस तरह से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी इसके एक्सप्रेशन हो सकते हैं। P इक्वल टू वी आई है। ठीक है, अब V बराबर एक और चीज होता है, हमने पढ़ा था, देखिए हमने पढ़ा था कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज नॉन एज रेजिस्टेंस। तो यहां से आप देख सकते हो V इक्वल टू हमें आई आर मिलेगा, है ना, ये आई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम V को रिप्लेस कर दें इससे आई आर से, देखिए V के जगह हम लिख देंगे आई आर और इंटू आई, तो पावर का एक और एक्सप्रेशन मिल जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी पावर का एक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी एक और एक्सप्रेशन है पावर का, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहां से, है ना, I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I की जगह पे हम लिख देंगे V बाई आर, और चूंकि I का स्क्वायर है तो मुझे भी इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पे एक R मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए V का स्क्वायर तो V का स्क्वायर रह जाएगा, अब नीचे R का स्क्वायर हो जाएगा, R का स्क्वायर और ऊपर एक R है तो कट जाएगा, नीचे एक R बचेगा। ठीक, तो पावर का एक एक्सप्रेशन ये भी हो गया। ठीक है, तो ये पावर के डिफरेंट एक्सप्रेशंस है ना। पावर के लिए वर्क बाय टाइम भी हो सकता है और एनर्जी बाय टाइम भी। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं पावर कैलकुलेट करने के, क्योंकि आपको डिराइव करना भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इन फॉर्मूलों पर बेस्ड हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और पावर के बारे में एक दो कंसेप्ट हम और जानेंगे, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बता रहा था कि किसी रेफ्रिजरेटर का पावर 1000 वाट है, इसका मतलब है कि वो 1 सेकेंड में 1000 जूल कंज्यूम करेगा, लेकिन उसकी शर्त है कि वो जिस वोल्टेज पे डिजाइन किया गया हो वो वोल्टेज उसे मिलना चाहिए। इस पे हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ सवाल लेते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 2/11 एम्पियर when it is connected to 220 volt then find its power। एक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करता है, करंट ड्रॉ कर रहा है वो 2/11 एम्पियर। ठीक, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस उसको कनेक्ट किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। तो कह रहा है उसका पावर बताइए, पावर क्या है। तो हमको पता है पावर इक्वल टू वी आई होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है 220 वोल्ट इंटू करंट कितना है 2/11 एम्पियर। 11 से कट जाएगा 2 टाइम में, 22 जा 40 वोल्ट एम्पियर, और वोल्ट एम्पियर ना लिख करके चूंकि हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, पावर की ऐसा यूनिट वाट होती है, तो 40 वाट हो गई इस बल्ब की पावर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वाट 220 वोल्ट। देखिए ये माइनस नहीं समझना इसको, ये सेपरेशन है ना, दोनों को अलग किया गया है। ठीक, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमें एक नया इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखिए क्या है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसपे रेटेड है 100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है, मतलब इस तरह का कोई बल्ब है ना। आमतौर पर हम लोग देखते हैं बल्ब में यहाँ कुछ लिखा हुआ रहता है रेटिंग, तो इसमें भी लिखा हुआ है कि 100 वाट और कॉमा 220 वोल्ट। तो इसकी एक मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि इस बल्ब का पावर 100 वाट तब होगा जब इसे 220 वोल्ट में ऑपरेट किया जाएगा, है ना। जब मेंस से सप्लाई हमें 220 वोल्ट मिलेगी, तब हम अगर इस बल्ब को जलाएं तो इसका पावर 100 वाट होगा, यानी कि ये बल्ब 100 जूल 1 सेकेंड में एनर्जी कंज्यूम करेगा, है ना। जब इसे किस वोल्टेज पे चलाया जाए, 220 वोल्टेज पे, है ना, 220 वोल्ट पे चलाया जाए तब ये 100 जूल कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि कह रहे हैं अगर इसे 110 वोल्ट पे चलाएं तब इसकी पावर क्या होगी। ठीक है,
तो अगर कोई इस तरह से सॉल्व करता है इस फॉर्मूले का यूज करके कि पावर इक्वल टू होता है VI, तो सोचेगा कि नहीं बल्ब का पावर हम 100 लगा दें, है ना, 100 वाट लगा दें, और पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि 110 पे चलाने की बात हो रही है, ठीक है, तो हमें यहां से करंट वगैरह निकाल लेंगे, ठीक है। तो करंट अगर हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 100/110, तो करंट हो जाएगा 10/11 यानी कि 0.9 के आसपास, इस तरह का। तो इस तरह से अगर वो निकालता है ना तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सही करंट उसका नहीं निकला, ठीक, क्योंकि ये 100 वाट कब है, जब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। तो हम जो यहाँ पे लगा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस वो तो 220 है ही नहीं, तो उसका पावर उसमें 100 वाट नहीं होगा, पावर कुछ और होगा। तो क्या पावर होगा वही इस क्वेश्चन में हमें निकालना है। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो बड़ा सिंपल सा चीज है। देखिए बल्ब की जो बनावट होती है ना उसमें एक फिलामेंट होता है, ठीक, तो फिलामेंट का एक रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो वो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 220 से घटा के 110 कर दें तो भी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है किन चीजों पे, वो तो डिपेंड करता है, हम लोग पढ़े लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, है ना, नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है, और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, इन चीजों पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से इन सब में से कुछ भी बल्ब का नहीं चेंज होता है, ना इसकी लेंथ चेंज होगी, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, ना मटेरियल चेंज होगा, ना टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक। तो क्या है कि हम लोग पहले इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, है ना, जब भी इस तरह का सवाल हो तो इसका आप रेजिस्टेंस निकालिए, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। अब जब रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा तो हम इस पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस का यूज करके पावर निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो लिखेंगे when potential difference यानी कि वोल्टेज इज 220 वोल्ट, देन, है ना, ये शर्त एकदम माननी है, ठीक है, तब जाकर के उसका पावर कितना होगा 100 वाट, है ना। 100 वाट पावर का इस्तेमाल तब करना जब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कोई दूसरा हो तब आप ये पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक। तो फिर कैसे निकालेंगे हम लोग पावर, है ना, जब ये पावर का इस्तेमाल कर नहीं सकते तो ये पावर निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग के पास एक फॉर्मूला है ना, P = V²/R, है ना, अभी डिराइव किया हूं पीछे, तो यहां से आप पहले R निकाल लीजिए। R = क्या हो जाएगा P²/P, तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए, V², V मतलब 220 का स्क्वायर कीजिए और बाई 100, ठीक, तो 220 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 48400 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो कट गया, है ना, सॉरी ये रेजिस्टेंस निकलेगा, है ना, R में लिख रहा हूं यहाँ पे, तो R = हो गया 484 ओम, ये रेजिस्टेंस आया। अब क्या करेंगे, अब बल्ब का रेजिस्टेंस हमको पता चल गया कितना 484 ओम, तो अब हम क्या करेंगे, R तो हमको पता चल गया है 484 ओम, और किस पोटेंशियल डिफरेंस पे चलाया जा रहा है बल्ब को, तो 110 वोल्ट पे चलाया जा रहा है। तो अब हम फिर से पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, P = V²/R। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेंगे 110 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस लेंगे 484, ठीक। तो चलिए सॉल्व कीजिए, 110 × 110/484, ठीक है, 11 से डिविजिबल है 4 टाइम में, 11 4 या 44, फिर यहां से 11 4 जा, तो बचा क्या यहाँ पे 10 10 या 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 वाट आएगा, ठीक है। मतलब यही बल्ब को अगर हम 110 वोल्ट पे चलाएं तब इसका पावर हो जाएगा 25 वाट।
ठीक है, तो क्लियर है बच्चों, है ना। किसी भी डिवाइस पे अगर लिखा हो, जैसे मान लो एक रेफ्रिजरेटर है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर पे लिखा हो 1000 वाट और पड़ोस में लिखा हो 220 वोल्ट, तब हम ये समझेंगे कि जब उसको 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तब उसका पावर 1000 वाट होगा। वरना अगर वोल्टेज कम है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीम है ना, वोल्टेज डीम है अपने गांव की भाषा में, अगर वोल्टेज डीम है तब वो इस पावर से काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन है, आ रेफ्रिजरेटर इज रेटेड 220 वोल्ट 1000 वाट, इफ इट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट फॉर 10 आवर्स, then calculate the energy consumed by it in SI unit and commercial unit। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, एक रेफ्रिजरेटर है, इस पे रेटिंग है 220 वोल्ट 1000 वाट, मतलब अगर 220 वोल्ट पर इस रेफ्रिजरेटर को चलाएं तो इसकी पावर 1000 वाट होगी। इफ इट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, यानी जितना उसका रेटिंग है उसी पे चलाया जा रहा है इसको, यानी कि यहाँ पर हम पावर को 1000 वाट यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें दूसरा पावर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कितना देर चलाया जाता है इस रेफ्रिजरेटर को? 10 घंटे तक। तो कह रहा है कि वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा ये बताइए। एनर्जी हमें बताना है, एसआई यूनिट में एनर्जी बताना है, फिर कमर्शियल यूनिट में भी बताना है। ठीक, तो चलिए पहले हम एसआई यूनिट में निकाल लेते हैं। ठीक, तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो यहां से आप देख सकते हो एनर्जी इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला, पावर इंटू टाइम, पावर और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर कितना है 1000 वाट। हम इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे पावर को क्योंकि जो उसकी रेटिंग है उसी वोल्टेज पे चलाया जा रहा है उसको। अगर वोल्टेज बदल देता तो उसका पावर हम फिर से निकाल लेते, जो हम पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। ठीक, और टाइम कितना है 10 आवर। देखिए ये एसआई यूनिट में नहीं है, पावर तो एसआई यूनिट में है लेकिन टाइम एसआई यूनिट में नहीं, आवर में है। तो जब टाइम आवर में हो तो उसको मिनट में कैसे बदलते, सॉरी सेकंड में कैसे बदलते हैं, 3600 से मल्टीप्लाई कर दो तो आवर सीधे सेकंड में बदल जाएगा। ठीक, तो ये भी एसआई यूनिट हो गया और टाइम के एसआई यूनिट सेकंड हो गया। अब जो आंसर आएगा वो एसआई यूनिट में आएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 36 1 2 3 4 5 6 0 2 3 4, ठीक है, इतना जूल, क्योंकि पावर सॉरी एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होता है। तो ये हमने निकाल दिया एसआई यूनिट में एनर्जी। अब कमर्शियल यूनिट में निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक और चीज आपको बता दो, यहाँ पे एनर्जी का यूनिट जूल होता है, जूल छोटा यूनिट है, तो इसकी एक बड़ी यूनिट भी बनाई गई। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट जो होती है वो होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। ठीक है, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। अब हम जानते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल होता है। तो देखिए 1 का मतलब हम 1 लिखेंगे, किलो का मतलब 1000 होता है। ठीक है, वाट का मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड वाट का मतलब। आवर का मतलब कितना होता है 3600 सेकेंड्स। तो देखिए सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा और 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4 5, यानी कि उतना जीरो यहां प्लेस कर देंगे, इतना जूल, है ना। अगर हम इसको लिखना चाहें साइंटिफिक नोटेशन में तो होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो देखिए 1 किलोवाट आवर बराबर हो गया इतना जूल। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट जो एनर्जी की होती है वो किलोवाट आवर होती है, और 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल के बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें जूल में आंसर मिला है, बट हमें कमर्शियल यूनिट में चाहिए। कहने का मतलब है किलोवाट आवर में चाहिए। देखिए कमर्शियल यूनिट को ही सिर्फ यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है,
किलोवाट आवर को ही सिर्फ यूनिट भी कहा जाता है। जैसे हम लोग घरों में जब बिजली का बिल भरते हैं ना, तो जो रीडिंग लेने के लिए आता है ना, वो कहता है कि आपने 10 यूनिट बिजली यूज की, है ना। वो कहता है कि आपने 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज की। तो 10 यूनिट यूज किया, इसका मतलब 10 किलोवाट आवर आपने यूज किया है ना। इसका ये मतलब होता है। तो कभी भी आंसर बोले कि किसी चीज को जब ऑपरेट किया जाता है और वो 10 यूनिट एनर्जी खर्च करता है, तो इसका मतलब उसने 10 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च की। ठीक है, तो चलिए इसको किलोवाट आवर में कैसे बदलेंगे। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, एनर्जी तो यही रहेगी। ठीक है, तो एनर्जी इक्वल टू बट किलोवाट आवर में हमें चाहिए। तो ध्यान दीजिए, है ना, जूल को किलोवाट आवर में बदलना है, तो ये वाला जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, यहां जो आंसर आया है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 इतना जूल आया है। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से। तो ये आंसर अब किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा किलोवाट आवर में। ठीक है, या इसी को हम कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं, कमर्शियल यूनिट में। तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, ऊपर हमारे पास 3 3 6 जीरोज है, 1 2 3 4 5 6। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको सिंपल में लिखे हम, तो ये इतना लिखाएगा 1 2 3 4 5। यहां से 5 जीरो और यहां से 5 जीरो, 36 10 बचेगा। तो आंसर आएगा 10 किलोवाट आवर। इसी को कई बार हम यूनिट में भी लिखते हैं, 10 यूनिट। ठीक है, अभी तो आंसर ये हो जाएगा किलोवाट आवर, लेकिन इसी को कई बार 10 यूनिट लिखा जाता है। ठीक, चलिए इसी तरह का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ हीटर ऑफ पावर 2 किलोवाट इज रन फॉर 2 आवर्स ईच डे। फाइंड द बिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट ₹5 पर यूनिट इफ द हीटर इज यूज्ड फॉर 1 मंथ। देखो क्या कह रहा है, एक हीटर है ना, उसको हर दिन 2 घंटा चलाया जाता है और उसका पावर है 2 किलोवाट। तो कह रहा है उसका बिल अमाउंट बताइए, यानी जब वो चलाएगा तो उसका कुछ ना कुछ बिल आएगा ना। तो बिल अमाउंट बताना है, 5 रुपया पर यूनिट है ना, ₹5 पर यूनिट। यानी एक यूनिट एनर्जी वो खर्च करेगा, 5 रुपया भरना पड़ेगा उसको। तो अगर वो 1 महीने तक चलाएगा तो उसे कितना बिल पे करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें मालूम करना पड़ेगा कि 1 महीने में उसने टोटल कितना एनर्जी खर्च किया। और एनर्जी यहाँ किस चीज में निकालेंगे, क्योंकि यूनिट लिखा हुआ है, मतलब किलोवाट आवर में निकालना है एनर्जी। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, आप पावर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होता है। तो एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम। तो देखिए हमें यहाँ एनर्जी निकालना है किलोवाट आवर में, मतलब हम पावर को किलोवाट में ही रहने देंगे और टाइम को आवर में बदल लेंगे। ठीक, तो देखिए 2 किलोवाट है, ठीक, पावर हो गया 2 किलोवाट और टाइम को आवर में। तो देखिए 2-2 घंटा करके 1 महीने तक, तो 1 महीने में कितना दिन होता है, 30 दिन। तो 30 दिन गुना 2 घंटा यानी कि 60 आवर, 60 घंटे वो चलाएगा। तो कितना हो गया, 62 या 120 किलोवाट आवर। देखिए बड़े आसानी से आ गया किलोवाट आवर में। अब इसी को हम लोग बोलेंगे 120 यूनिट। 120 यूनिट वो एनर्जी खर्च करता है। अब 1 यूनिट का दाम 5 रुपया है। ठीक है, तो लिखेंगे, इसलिए बिल अमाउंट कितना हो जाएगा उसका, बिल अमाउंट इक्वल टू होगा ₹5 पर यूनिट है इंटू 120 यूनिट है, क्योंकि 120 यूनिट यूज करा, यूनिट से यूनिट कट जाएगा। तो 125 जा 600 रुपया उसका बिल आएगा। ठीक है, 1 महीने तक हीटर को यूज करने का। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं पे एंड करते हैं। अब इसी पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ हमारा चैप्टर ये एंड भी हो जाएगा। इसके बाद हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले 1 दिन लगेगा उसमें, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप
जरूर देखेंगे। थैंक यू।